पिछली क्लास में हमने क्या किया था? पिछली क्लास में हम सारे के सारे पठार, प्लेटू वो सब कर रहे थे ना। मेघालय का पठार भी हो गया, छोटा नागपुर का पठार हो गया था। अब हम उससे आगे कर रहे हैं, ठीक है। हमने ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बारे में नाम लिखा था। आज हेडिंग डालो वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट। ये हेडिंग डाल लो। अब इधर देखो, ये पेनिनसुलर इंडिया है। इसमें ये वाला जो पार्ट है ये किस में आता है? पश्चिमी घाट में। और इधर वाला पार्ट किस में आता है? पूर्वी घाट में, ठीक है। जो पश्चिमी घाट है ये यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। ये क्या है? इसकी लेंथ यानी कि लंबाई है इसकी, ठीक है। जो पश्चिमी घाट है ये कितने राज्यों में फैला हुआ है? पश्चिमी घाट कितने राज्यों में फैला हुआ है? ये फैला हुआ है, इधर है एक गुजरात स्टेट, लिख लीजिए। ये जो फैला हुआ है वो है 5 राज्यों में, 5 स्टेट्स में। कौन कौन से हैं? एक है गुजरात, एक है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु। गुजरात में है ये। गुजरात नहीं है ना? गुजरात नहीं आएगा ना। 5 राज्यों में, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में 5 ही है। अब देखो एक चीज देखो पहले, एक बार कोई आवाज़ मत करो, पहले इधर फोकस करो ताकि थोड़ा सही से पढ़ाई करें। आपको पता है एसएससी में कुछ चेंज हुआ है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले एक बार इधर ध्यान दो, वरना सारा का सारा गोलमाल हो जाएगा, ठीक है। देखो, हमारा जो ये प्रायद्वीप यानी पेनिनसुलर जब इंडिया बना था, तो इसका जो पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट वो कुछ इस साइड में ऊंचा। तो एक बात बताइए, इसकी जो ढाल है वो कौन सी वाली साइड वाली ढाल ज़्यादा तीव्र है यानी तीखी ढाल है? इस वाली साइड ज़्यादा तीखी है और इस वाली साइड थोड़ी क्या है? कम तीखी है। यहाँ पे स्लोपिंग एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे स्लोपिंग क्या है? कम है, और यहाँ पे स्लोप क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। इसकी जो हाइट है, सपोज कीजिए ऐसे करके पेनिनसुलर इंडिया है, ऐसे करके पेनिनसुलर इंडिया है, तो ये पश्चिमी घाट वाला पार्ट है, तो इसकी ज़्यादा ऊंचाई कहाँ पे है? यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर कम ऊंचा, फिर कम ऊंचा और फिर कम ऊंचा। ऐसे कर कर
ये फैला हुआ है। तो जो पश्चिमी घाट है इसकी सबसे ज़्यादा ऊंचाई कहाँ पे है? यहाँ पे साउथ वाली साइड में। और साउथ वाली साइड में सबसे ऊंची चोटी उसका क्या नाम है? अनाईमुड़ी। क्या नाम है? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो है वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। एक बार पहले देख लीजिए फिर हम नोट करेंगे, एक बार कुछ नोट मत करना। पहले इधर देखो, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। ये कहाँ पे है? ये आती है मोस्टली और मोस्टली कौन से स्टेट में? केरल में। और इसका कुछ पार्ट जो है वो तमिलनाडु में भी आता है। अगर ये दोनों ऑप्शन साथ में आ जाए तो आप पहले केरल को टिक करोगे, ठीक है। अगर केरल ना दिखाई दे तो तमिलनाडु कर लेना। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। अब यहीं से क्या स्टार्ट हो जाता है? पूर्वी घाट। इस वाला साइड क्या है? पूर्वी घाट। ये पूर्वी घाट है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 1300 किलोमीटर। अब यहाँ पर डायरेक्ट एसएससी क्वेश्चन पूछ लेती है कि इनमें से किसकी ज़्यादा लंबाई है? किसकी है सबसे ज़्यादा? पश्चिमी घाट की। जो ये केरल का पार्ट है, ये जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट स्टार्ट कहाँ से होता है? पूर्वी घाट स्टार्ट होता है महानदी से। कहाँ से स्टार्ट होता है? महानदी से। और जो पश्चिमी घाट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तापी नदी से। कहाँ से स्टार्ट होता है? तापी नदी से। तापी नदी से ये स्टार्ट होता है और महानदी से ये स्टार्ट होते हैं। ये दोनों फैले कहाँ तक हुए हैं? क्या कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं? नहीं, वो महानदी से स्टार्ट हो रहा है और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तापी नदी से, ठीक। ये दोनों यहाँ से ये आता है और यहाँ से ये आता है, ये दोनों एक जगह पर आके मिल जाते हैं जिसका नाम है नीलगिरी। क्या नाम है? नीलगिरी। नीलगिरी क्या है? हिल्स है। नीलगिरी क्या है? पहाड़ी है, हिल्स है। नीलगिरी में क्या होता है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आपस में आके मिल जाते हैं। और जो नीलगिरी है वो किस स्टेट में है? ये 3 स्टेट में फैला हुआ है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इन 3 स्टेट में ये फैला हुआ है। यहीं पर है नीलगिरी बायोस्फीयर। क्या नाम है? नीलगिरी बायोस्फीयर। यूपीएससी में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ से चेक कर लेना। नीलगिरी बायोस्फीयर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। यहाँ पे नीलगिरी ताहर, नीलगिरी ताहर एक जानवर है, वो यहीं पर पाया जाता है, ठीक है। अब देखो, जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इनमें से ज़्यादा ऊंचाई किसकी है? पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट का जो इधर वाला पार्ट है, पश्चिमी घाट का पश्चिमी पार्ट, ये पश्चिमी घाट मान लो, ये पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी घाट है ये ज़्यादा ऊंचा है। पश्चिमी घाट का पूर्वी वाला भाग कम ऊंचा है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में से कौन ऊंचा है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग ज़्यादा ऊंचा है और पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग कम ऊंचा है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो पाला पार्ट है जो पश्चिमी घाट है एकदम लाइन सीक्वेंस में बना हुआ है, सीक्वेंस में बना हुआ है। मगर जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट का पार्ट महानदी से लेके गोदावरी नदी तक, कहाँ तक? गोदावरी नदी तक। गोदावरी नदी तक ये पूरे सीक्वेंस में, यानी कि एक सस्टेन रूप में, सतत रूप में है। यानी कि पहाड़ जो है वो कटा छंटा नहीं है ज़्यादा। इसके बाद में ये पहाड़ जो है ऐसे करके कटा छंटा पड़ा है। कहाँ से? गोदावरी नदी के बाद में पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ कटी छंटी है। यहाँ तक महानदी से गोदावरी नदी तक ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? सतत रूप में है। सतत यानी कि सस्टेन रूप में, यानी कि इसकी जो पहाड़ियाँ हैं वो बीच में कटी छटी नहीं है। अब आप नोट कीजिए, मैं साथ में लिखवाता हूँ। क्या अभी बना रहे हैं? अभी हम, मैं जो लिख रहा हूँ ना वो बना लेना। ठीक है।
अब साथ में बनाते जाओ। यहाँ पे क्या है, नीलगिरी, नीलगिरी हिल्स। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पश्चिमी घाट, प्लस पूर्वी घाट, ये दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यहाँ पे आके मिल जाते हैं। अब एक चीज़ देखो, अब यहाँ पर बार बार कई बार कन्फ्यूजन होती रहेगी। क्या चीज़ है, जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट कितने राज्यों में फैला है, 5 राज्यों में। देखने में क्या लग रहा है, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, यहाँ पे क्या, यहाँ पे कर्नाटक और यहाँ तक केरल है। दिखने में कितने दिख रहे हैं, 5 लग रहे हैं ना। मगर ये जो नीलगिरी का पार्ट है, तमिलनाडु जो है ना, ऐसे करके आके फैला हुआ है, तमिलनाडु ऐसे करके फैला हुआ है। तो पश्चिमी घाट का पार्ट तमिलनाडु में भी फैला हुआ है, पश्चिमी घाट का कुछ भाग तमिलनाडु में भी फैला हुआ है। तो कहीं पर आपको 5 दिखाई देंगे, मगर आपको कितने मानने हैं, 6 मानने हैं। कितने मानने हैं, 6। 6 कौन कौन से हैं, गुजरात, गोवा, फिर क्या आता है, महाराष्ट्र, पहले महाराष्ट्र आएगा, फिर गोवा, फिर केरल, और फिर कर्नाटक, और फिर तमिलनाडु। ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ पर है तापी नदी, तापी नदी से नीलगिरी तक। और ये जो कहाँ से है, महानदी से गोदावरी नदी तक सस्टेन रूप में है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, आप पीछे बातों में लगे हुए हो तो पता नहीं लग रहा। देखो एक बार, महानदी से गोदावरी नदी तक ये सतत रूप में है, और इसके बाद में ये जो है वो किस रूप में है, अवशिष्ट रूप में। गोदावरी नदी से नीलगिरी तक अवशिष्ट रूप में है। गुजरात बताया था, वापस रब कर दिया था, फिर हम कहाँ पे चले गए, वापस तमिलनाडु ले गए थे। आप 6 पे जाना आप, क्योंकि यूपीएससी में ये पूछ सका ना, यूपीएससी ने इन्होंने 6 को ही माना है, 5 को नहीं माना है। एसएससी भी इसी को ही मानेगी यार, यूपीएससी अगर वो मानेगी फिर एसएससी तो उसके नीचे ही है ना। कोई सा भी गवर्नमेंट का अगर एग्ज़ाम हो, अगर हम उसका रेफरेंस लेते हैं तो उसी को ही माना जाएगा आंसर। नहीं, तमिलनाडु एक अकेला स्टेट नहीं है। ये नीलगिरी जो है, नीलगिरी किस किस स्टेट में है ये लिखो। ये है केरल में, कर्नाटक में, और एक और कहाँ है, तमिलनाडु। और कहाँ पे है, तमिलनाडु। क्या है, नीलगिरी हिल्स। अब नीचे नोट करके लिख लेना, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी है। ठीक है,
पूर्वी घाट में कौन कौन से राज्य आएंगे? इसका वैसे क्वेश्चन तो नहीं आता। अब देखो महानदी से स्टार्ट होता है, महानदी कहाँ पे बहती है? और अब महानदी से नीचे वाला पार्ट यानी यहाँ तक तमिलनाडु तक सारे के सारे राज्य जैसे कि झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना भी है। ये नीलगिरी हिल्स के पास में स्टेट के नाम है। ये नीलगिरी हिल्स किस किस स्टेट में है? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। हाँ ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे करेंगे हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट हो गए। अब लिखेंगे हम पश्चिमी तट और पूर्वी तट, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। अब देखो यहाँ पर तो हिल्स है, अब इसके पास में इधर इधर जो बना हुआ है वो क्या है? मैदान बना हुआ है। हाँ, नीलगिरी ताहर। नीलगिरी ताहर ये तमिलनाडु का राजकीय पशु भी है, स्टेट एनिमल। हो गया? हेडिंग डालो कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन हिंदी में बोलते हैं तटवर्ती मैदान। तटवर्ती मैदान। कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी देखी थी ना आपने? ठीक है। ये जो है वो है कच्छ प्रायद्वीप। कच्छ प्रायद्वीप दिख रहा है ना? ये मार्कर दिख रहा है तो ठीक है। कच्छ प्रायद्वीप ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है? काठियावाड़ का मैदान। क्या नाम है? काठियावाड़ का मैदान। काठियावाड़ का मैदान, ये साथ में बनाते जाओ। कच्छ प्रायद्वीप ये वाला जो गुजरात का ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर है ये कच्छ प्रायद्वीप। यहीं पर क्या है? ये काठियावाड़ का मैदान। फिर इसके नीचे क्या है? गुजरात, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर है गुजरात का मैदान। गुजरात का मैदान। लेकिन गुजरात का मैदान कहाँ तक फैला हुआ है? यहाँ पर है दमन। दमन एक जगह है जिसको आप यूटी, यूनियन टेरिटरीज भी कहते हैं, दमन तक, यानी कि ये दमन तक फैला हुआ है। ठीक है। दमन के नीचे है गोवा और यहाँ पर फैला हुआ है मंगलुरु। यहाँ पर है मंगलुरु। बंगलुरु नहीं है, मंगलुरु है ये। ठीक है। दमन, गोवा और मंगलुरु ये सारे के सारे मतलब प्लेसेस है। किनका चिन्ह होगा?
ये दमन, ये तो गुजरात का ही पार्ट है ना ये तो। अच्छा इंग्लिश, कच्छ 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 पेनिनसुलर, पेनिनसुलर, ये काठियावाड़ प्लेन, ये गुजरात प्लेन। अब इनके नीचे भी वापिस 3 मैदान है। गोवा के नीचे मंगलुरु, बंगलुरु नहीं है, मंगलुरु है। अब देखो, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कर्नाटक, कोंकण, और 3 क्षेत्र होते हैं। ये वाला है मालाबार, और इधर पड़ता है कोरोमंडल। अभी हम जो क्लाइमेट करेंगे, जो वर्षा करेंगे ना, तब ये नाम आएंगे, कोरोमंडल कोस्ट। इनके भी नाम लिख लीजिए। पहले आएगा कोंकण, दमन से लेके गोवा तक कौन सा है? कोंकण का मैदान। कोंकण का मैदान, गोवा से लेके मंगलुरु तक। ऊपर कर लो थोड़ा, गोवा से लेके मंगलुरु तक। ये कौन से मैदान का नाम है? ये नाम है कन्नड़ का मैदान। और मंगलुरु से लेके यहाँ पे लास्ट में पॉइंट कौन सा है? कन्याकुमारी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा है? मालाबार, मालाबार तट, मालाबार कोस्ट। इतना बना लिया सबने? तट यानी कोस्ट, COAST, कोस्ट। अब पूर्वी वाला भाग करते हैं। पहले प्लेसेस के नाम लिख लीजिए। यहाँ से आती है एक स्वर्ण रेखा नदी, यहाँ से कौन सी है ये? स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी। नीचे है गोदावरी नदी, स्वर्ण रेखा नदी, गोदावरी नदी। फिर है कृष्णा नदी। यहाँ से यहाँ तक, गोदावरी नदी तक सब सतत है, यानी कि क्या है? सतत का मतलब बिना कुछ टूट फूट के एकदम पूरा का पूरा वो क्षेत्र बना हुआ था। ठीक है। और फिर यहाँ पर है कृष्णा नदी। यहाँ पर है कन्याकुमारी। जो कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक का जो भाग है, इसको बोलते हैं, सही से याद रख लेना, बार बार आएगा, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। कोरोमंडल, कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक। और फिर स्वर्ण रेखा नदी से कृष्णा नदी का जो भाग है उसको बोलते हैं उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार तट। क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट।
इतनी चीज़ें समझ में आ गई। देखो एक बार इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं। जो यहाँ पर गुजरात का जो ये भाग बाहर निकला हुआ है, ये है काठियावाड़ का मैदान। यहाँ पे गुजरात है तो ये गुजरात का मैदान। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये गुजरात से लेके गुजरात का जो ये पार्ट है यहाँ पे क्या है, दमन, दमन तक है। दमन के बारे में यहाँ पे आता है गोवा, तो ये है कोंकण का मैदान। ये दमन से लेके गोवा तक कौन सा मैदान है? कोंकण का मैदान। आपके पेपर में ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब कन्नड़ का मैदान नहीं, मालाबार तट, एक शायद कोरोमंडल या फिर मालाबार, इन दोनों में से एक का पूछ रखा है कि जो मालाबार का तट है ये भारत के किस क्षेत्र में है, पश्चिमी घाट या फिर पूर्वी घाट, कहाँ पे किस साइड है? मालाबार तट पश्चिमी साइड में। तो और इस वाला साइड क्या है? कोरोमंडल। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या, गोवा से लेके मंगलुरु तक कौन सा है? कन्नड़ का मैदान। और मंगलुरु से लेके कन्याकुमारी तक कौन सा है? मालाबार का, मालाबार तट। अब यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी से कृष्णा नदी तक उत्तरी सरकार तट, और जो कृष्णा नदी से लेके कन्याकुमारी तक कौन सा है? कोरोमंडल तट। ये आपके हो गए तटीय मैदान। किया नहीं? करो करो जल्दी करो। मालाबार तट। क्या? नॉर्थ, हाँ नॉर्थ सरकार कोस्ट, उत्तरी सरकार कोस्ट लिख दो ना, एक ही बात। एक बार थोड़ा अंडमान और निकोबार को देख लेते हैं, ठीक है। अब लिखो आइलैंड। पहले हम बात कर रहे हैं अंडमान और निकोबार की। अंडमान एंड निकोबार। अब देखो अंडमान और निकोबार है ना, हम कैसे बना देते हैं, ऐसे करके बना देते हैं सीधे, मगर ऐसे नहीं है। पहले आता है सिर्फ अंडमान का भाग, ये जो है पहले आता है उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। फिर आता है मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान को नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान। फिर आता है दक्षिणी अंडमान, और फिर क्या आता है लघु अंडमान, इसको बोलते हैं लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान। अब देखो हम क्या बोलते हैं, अंडमान और निकोबार बोलते हैं ना, तो ये तो अंडमान हो गया। अंडमान के बाद में क्या था? निकोबार। निकोबार का पार्ट, अंडमान और निकोबार एक चीज़ से अलग होते हैं, जिसका नाम क्या है? उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। क्या नाम है? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल क्या करता है? अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल क्या करता है? अंडमान को निकोबार से अलग करता है। फिर निकोबार के 3 आइलैंड है, कौन कौन से है? कार निकोबार, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, और एक है ग्रेट निकोबार।
लिटिल, हाँ। अंडमान और निकोबार को एक चैनल अलग करता है, उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल क्या करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान जो है वो 4 भाग में है। कौन कौन से? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। फिर 10 डिग्री चैनल के बाद में निकोबार स्टार्ट हो जाता है। निकोबार 3 भाग में बंटा हुआ है। कौन कौन से में? कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में, क्योंकि सबसे साउथ पॉइंट तो ये होगा ना। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसका दूसरा नाम है पिगमेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में। भारत की सबसे ऊंची, जो अंडमान और निकोबार है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैडल पीक। क्या नाम है? सैडल पीक। सैडल पीक। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है? सैडल पीक। ये कहाँ पे है? ये उत्तरी अंडमान में है। उत्तरी अंडमान में। अंडमान और निकोबार की जो कैपिटल है उसका क्या नाम है? अंडमान और निकोबार की जो कैपिटल है उसका क्या नाम है? पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर आप इंदिरा पॉइंट या फिर पिगमेलियन पॉइंट है, वो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट या दक्षिणी बिंदु। और ये जो है वो अंडमान और निकोबार की ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है। जो राजधानी कैपिटल है यानी पोर्ट ब्लेयर, वो कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में। पोर्ट ब्लेयर कैपिटल कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में। भारत के अंदर कोई ज्वालामुखी सुना आपने? भारत में भी ज्वालामुखी है। 2 ज्वालामुखी है, एक का नाम है नारकोंडम और एक का नाम है बेरन। वो अंडमान और निकोबार के पास ही है। एक का नाम है नारकोंडम, यहीं पर है वो, जहां बना रहा ना उसी के पास, उत्तरी अंडमान के पास। क्या नाम है? नारकोंडम। एक जो है वो क्या नाम है? बेरन। ये एक आइलैंड की तरह ही है, नारकोंडम और बेरन। ये क्या? नारकोंडम ज्वालामुखी और बेरन भी क्या? एक ज्वालामुखी है। बेरन और नारकोंडम। ठीक है। अब देखो, जो बेरन है वो एक एक्टिव यानी सक्रिय ज्वालामुखी है।
बेरन जो है वो क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। अब आपने ये सुना होगा कि जब राम जी पार कर रहे थे क्या, समुद्र को, और इसी के पास क्या ये साउथ वाला पार्ट है, यहाँ पर श्रीलंका है, और इसी के आसपास क्या है, वो अंडमान और निकोबार है। ऐसे ही हमारा, अब यहाँ से इनको यहाँ जाना था। जब ज्वालामुखी फटता है ना, तो उसमें से कई सारे पत्थर निकलते हैं। उनमें से एक पत्थर का नाम है प्यूमिस। क्या नाम है? प्यूमिस। प्यूमिस पत्थर में हल्के हल्के छेद होते हैं, हल्के हल्के, जिसकी वजह से ये पत्थर जो है वो पानी में तैरता है। इसको फ्लोटिंग पत्थर भी कहते हैं, फ्लोटिंग स्टोन। ठीक है, जिसका किसमें यूज़ किया गया था? राम सेतु बनाने में प्यूमिस का यूज़ किया गया था। उत्तरी अंडमान के उत्तर पूर्व में नारकोंडम ज्वालामुखी है, जबकि मध्य अंडमान के पूर्व में कौन सा है? बेरन ज्वालामुखी है। उत्तर पूर्व। अब इसमें ये पूछा जाता है, एक पेपर में क्वेश्चन पूछ रखा कि हमारे भारत का जो ये ज्वालामुखी है, इसमें लास्ट बार जो ये फटा था, ब्लास्ट कब हुआ था? लगभग 2017 में हो रखा है। ठीक है, अगला आइलैंड लिखो, लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के जो एकदम ये वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या है? मालदीव है। इसके बाद में लक्षद्वीप का एक पार्ट है, और फिर यहाँ पे है लक्षद्वीप का असली पार्ट। ठीक है, इसका क्या नाम है? ये है मालदीव। ये है मालदीव, ये है मिनिकॉय, ये लक्षद्वीप का ही भाग है, ब्रैकेट में लक्षद्वीप लिख रहा हूँ मैं, और ये है लक्षद्वीप का मुख्य भाग। एक बार इधर देखो, ये लक्षद्वीप का एक दूसरा मतलब छोटा सा पार्ट है, जैसे कि अंडमान निकोबार है वैसे, उसका नाम क्या है? मिनिकॉय। और इसके नीचे मालदीव। मालदीव एक अलग कंट्री है, अलग कंट्री का आइलैंड है। ठीक है, इनके बीच से भी कुछ लाइंस जाती है। इसका नाम है 8 डिग्री चैनल, इसका नाम है 9 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल किन किन के बीच है? लक्षद्वीप और मालदीव के बीच। सही है, सही है, ऐसे भी सही आ सकता है। अगर लक्षद्वीप नहीं दे रखा होगा तो वहाँ पर दूसरा नाम आ सकता है मिनिकॉय। मिनिकॉय और मालदीव के बीच, तब भी सही है। फिर 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के मुख्य भाग और लक्षद्वीप का ही एक आइलैंड जिसका नाम क्या है? मिनिकॉय, उनके बीच कौन सा है? 9 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल किसके बीच है? अंडमान और निकोबार के बीच। नोट कर लीजिए। चैनल जैसे कि देखो, एक अक्षांश रेखाएं होती है ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, यहाँ से वो अक्षांश रेखाएं गुजर रही है, और उन्हीं का नाम क्या दे रखा है? चैनल दे रखा है, जहाँ से ये अलग हो रहे हैं। ये रियल में कुछ नहीं है, सारी की सारी एक काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइन। अब आपने जो पहली क्लास की थी, याद आ रहा है किसी को? कौन सी की थी? ट्रेड विंड्स वगैरह, ऐसे हवाएं ऊपर उठ रही थी गर्म होके। आज वो टॉपिक काम आएगा।
नोट हो गया, आगे चलें। हेडिंग डालो, नया चैप्टर, भारत की जलवायु। क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब एक चीज़ बताओ पहले, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? और हम बोलते हैं ना आज बाहर तो मौसम ख़राब है। क्लाइमेट लिखूँ या फिर मौसम लिखूँ या वेदर लिखूँ, या एक ही बात है? पहले इन दोनों का अंतर देखते हैं। एक होती है जलवायु, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लाइमेट। और एक होता है मौसम, जिसे क्या बोलते हैं? वेदर। ये दो चीज़ें होती है, एक होती है जलवायु, एक होता है मौसम। इन दोनों में अंतर क्या है? अब ये मत कह देना कि इसको क्लाइमेट कहते हैं और इसको वेदर कहते हैं। ठीक है, एक बार कहीं मैं बात कर रहा था तो उन्होंने बोला इसको क्लाइमेट कहते हैं और उसको वेदर कहते हैं। मैंने बोला बहुत बढ़िया। देखो जलवायु जो होती है ये होती है लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म। और ये जो मौसम होता है ये होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म यानी कि कुछ समय के लिए। जैसे कहते हैं ना तुम तो कुछ इस तरह बदल गए जिस तरह से तो मौसम भी नहीं बदलता। यानी कि मौसम जो है वो बहुत जल्दी बदलता है। ठीक है, उसी तरह तुम भी बदल गए। लेकिन हमारा जो साथी है वो कैसा होना चाहिए? क्लाइमेट की तरह या फिर वेदर की तरह? क्लाइमेट की तरह, जलवायु की तरह। ठीक है, मौसम की तरह नहीं। मौसम जो है वो एक अरबी शब्द है। कौन सा शब्द है? अरबी शब्द है। अभी मौसम जैसे कि बारिश का है, थोड़ी देर बाद में धूप आ जाएगी, तो ये होता है वेदर। जो छोटे समय के लिए होता है वो क्या होता है? मौसम। और जो लंबे समय के लिए, जैसे कि हम क्या बोलेंगे, जैसे कि आज बोल देते हैं कि आप चाहे जम्मू कश्मीर में चले जाओ, जम्मू कश्मीर का वेदर क्या रहता है? हमेशा मोस्टली ठंडा रहता है। ठीक है, राजस्थान में चले जाओ, राजस्थान का जो जलवायु है वो थोड़ी क्या है? गर्म जलवायु है। साउथ में चले जाओ, साउथ में क्या थोड़ा चिपचिपा, ह्यूमिडिटी वहाँ पे रहती है। क्यों रहती है वो हम आगे जो वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे ना वहाँ पे आएगा सारा। तो जलवायु जो होती है एक निश्चित समय के लिए होती है। ये कम से कम 30 साल तक, 30 ईयर्स तक जो है वो क्या होती? चेंज नहीं होती। कम से कम 30 साल तक चेंज नहीं होती। 30 साल के बारे में हल्का सा थोड़ा बहुत कभी कभी चेंज हो जाता है। जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है ना ग्लोबल वार्मिंग के कारण, कभी कभी कुछ परिस्थितियों में थोड़ी बहुत बदल जाती है, वरना ये लंबे समय तक के लिए रहती है। तो जलवायु लॉन्ग टर्म के लिए और जो वेदर जो है वो मौसम वो शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पहले नोट कर लो एक बार, थोड़ा सा करना वो ये नोट कर लेना। ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है जो मौसम जो है वो किस भाषा का शब्द है? ये अरबी भाषा का शब्द है। ये पेपर में आ रखा है मौसम के बारे में कि ये जो किस भाषा का शब्द है। हो गया? अब देखो, जेट स्ट्रीम का नाम सुना? क्या होती है?
कौन सी? जेट स्ट्रीम। तो फिर तूफान को क्या कहेंगे? हमारा एटमॉस्फेयर है, मान लेते हैं ये एटमॉस्फेयर है, मैं इसको ट्रोपोस्फियर बोल दूं? हिंदी में कहेंगे क्षोभ मंडल। क्या होता है ये क्षोभ मंडल? विषुवत रेखा पर और ध्रुवों पर इनकी लंबाई थोड़ी अलग अलग होती है। हमारे जो भी बारिश आती है, तूफान आता है, जो भी मौसमी घटनाएं होती है, वो सारी की सारी कौन से मंडल में होती है? क्षोभ मंडल। हमारा जो ये आकाश है ना पूरा, इसको कई मंडल में बांटा गया है। सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल, मध्य मंडल, ऐसे करके पूरे मंडल बंटे हुए हैं, 5 मंडल, जिनको स्फेयर भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो जो क्षोभ मंडल का जो ऊपरी भाग है, यानी एटमॉस्फेयर का जो ऊपरी भाग है, और निचले वाले भाग में हवाएं चलती रहती है। ठीक है, जो ऊपर वाला जो भाग है क्षोभ मंडल का, एक बार के लिए बस इतना ही कर लो, आगे जब टॉपिक करेंगे ना तब हम देखेंगे जेट स्ट्रीम है क्या एक्चुअली। जो क्षोभ मंडल यानी जो एटमॉस्फेयर का जो ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाले भाग में पश्चिम से लेकर, पश्चिम से पूर्व, कहाँ से? पश्चिम से पूर्व, विसर्पाकार रूप में। कौन से रूप में? विसर्पाकार, इंग्लिश में बोलते हैं मिएंडर्स। मिएंडर के रूप में जो हवा चलती है उसका नाम क्या होता है? जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम, हिंदी में भी यही बोलते हैं, जेट स्ट्रीम। ये सिर्फ समझना, एक बार लिखना नहीं है। ठीक, तो जेट स्ट्रीम क्या होती है? एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल में, ऊपरी वायुमंडल में पश्चिम से पूर्व की ओर विसर्पाकार रूप में जो हवाएं चलती है उन्हें जेट स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, जेट स्ट्रीम समझ में आ गया? जो जेट स्ट्रीम है उसके अलग अलग पार्ट होते हैं। हमारे यहाँ पर भारत में एक जेट स्ट्रीम आती है, उसका नाम हम पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, अब पहले ये जो बना रहा हूँ ये बना लो। हम अपने क्लाइमेटोलॉजी को थोड़ा कई पार्ट में बांट रहे हैं। यहाँ पर लिखो 1 दिसंबर, यहाँ पर आएगा मार्च, यहाँ पर आएगा मई, और यहाँ पर आ जाएगा सितंबर। एक बार इतना बना लो, फिर हम देखेंगे ये है क्या। भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से ये बनाए हैं और इसी के हिसाब से हम चीज़ों को समझेंगे। अभी हम भारत में यहाँ पे कौन से स्टेज में हम, कोई बताएगा? अभी हम 31 मई से 15 सितंबर वाले स्टेज में हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या नाम है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। दक्षिण पश्चिमी मानसून, इसको बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। लौटता मानसून, रिटर्निंग मानसून। अब देखो 1 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक, 1 दिसंबर से 15 मार्च तक हमारे यहाँ पर कैसा मौसम होता है? ठंडा या गर्म?
ठंडा, ठंडे को इंग्लिश में बोलते हैं शीत ऋतु, शीत ऋतु यानी कि विंटर सीजन। और 15 मार्च से 31 मई तक हमारे गर्मी पड़ती है, और गर्मी भी ऐसी होती है कि मतलब उस टाइम को हमें पंखे की हवा भी सही लगती है, ज़्यादा मतलब गर्मी नहीं लगती। पंखे के हिसाब से हम पंखे में भी मतलब आराम से बैठ सकते हैं मार्च से लेके मई तक। यहाँ पर हमें उमस नहीं होती ना, इसके बाद में हमें उमस महसूस होने लग जाती है। इसके बाद में अगर हम कूलर के आगे भी बैठते हैं तो हमारे यहाँ पे चिपचिपाहट महसूस होती है ना। तो यहाँ पर क्यों होता है, ये होता है जब चिपचिपाहट हो ना, तो ऐसा मान लीजिए कि मौसम में पानी है, मौसम में क्या है, पानी है, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। क्या बोलते हैं, आर्द्रता। पानी की बूंदे यानी कि थोड़ा जो वाष्प होती है ना, वाष्प वो पाई जाती है, तो वो हमारे बॉडी में क्या करती है, चिपचिपाहट लाती है। और यहाँ पर पानी नहीं होता, तो इसको बोलते हैं शुष्क, थोड़ा ड्राई होता है, तो इसको बोलते हैं शुष्क ग्रीष्म ऋतु। ड्राई ग्रीष्म को क्या बोलते हैं, समर, ड्राई समर सीजन। इस तरह से हमारे भारत की जलवायु बंटी हुई है। अभी इसको हम समझेंगे। 1 दिसंबर से 15 मार्च तक हमारे भारत में शीत ऋतु पाई जाती है, 15 मार्च से 31 मई तक हमारे ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है, 31 मई से 15 सितंबर तक दक्षिण पश्चिमी मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, और 15 सितंबर से 1 दिसंबर तक हमारे लौटता मानसून, जिसे रिटर्निंग मानसून कहते हैं। इतना सब नोट हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे चलें, करो नोट करो। हो गई। अब थोड़ा समझने वाली चीज़ है, उसको समझते हैं। हमने अभी जेट स्ट्रीम की बात की थी। जेट स्ट्रीम क्या होती है, जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल में पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर विसर्पाकार रूप में, मेंडर्स के रूप में बहने वाली हवा को क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम। हमें क्या देखनी है, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या होते हैं, जो ऊपरी वायुमंडल है, ऊपरी वायुमंडल में वहाँ से हवा बह रही है, ऐसे करके एक हवा आती है, जिसका नाम क्या है, जेट स्ट्रीम। अब यहाँ पर हमारा क्या, भारत का हिमालय है, और यहीं पर तिब्बत का पठार है, दो चीज़ें। तो ये जेट स्ट्रीम जैसे इसे टकराती है, पहाड़ होता है नुकीला, तो ये इसको दो ब्रांच में बांट देती है, इधर और इधर। तो एक हिमालय के उत्तर में बहती है और एक हिमालय के दक्षिण में। उपोष्ण, इसका नाम है उपोष्ण पछवा जेट स्ट्रीम। क्या नाम है, उपोष्ण पछवा जेट स्ट्रीम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। क्या बोलेंगे, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये जो जेट स्ट्रीम हिमालय के पर्वत से टकराकर दो भागों में बंट जाती है, एक भाग हिमालय के उत्तर में बहता है और एक भाग हिमालय के दक्षिण में, पश्चिम में नहीं, दक्षिण में। ठीक है, तो दो भागों में बंट गई। अब देखो ये हवा है, अगर कोई हवा कहीं पर आ जाए
तो पहले वहाँ पर कोई दबाव नहीं था, यानी कोई वहाँ पे पहले कोई प्रेशर नहीं था। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में वाली क्लास में बात की थी, यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, हथेली खाली है मान लेते हैं, ठीक है। और ये कोई हवा है, और ये हवा यहाँ पर आकर बैठ रही है, तो पहले यहाँ पर क्या था, हाई प्रेशर था या लो प्रेशर था, लो प्रेशर। अब यहाँ पर कोई हवा आके बैठ रही है, यहाँ पर एक हवा बैठ गई, तो अब कौन सा प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर, ठीक है। वैसे ही अब हिमालय के दक्षिण में हमारा कौन सा पार्ट आता है, भारत का मैदान आता है, भारत का प्लेन। इसका मतलब जो इंडिया का जो ये वाला पार्ट हम मान लेते हैं, ये इंडिया का जो गंगा वाला भाग, यूपी, ये वाला पार्ट आता है, ठीक है। तो जो जेट स्ट्रीम की जो दक्षिणी शाखा है, जेट स्ट्रीम का जो दक्षिणी पार्ट है, ये कहाँ पर बहने लगता है, कहाँ पर आ जाता है, भारत के दक्षिणी मैदानों में, गंगा के मैदान में, ब्रह्मपुत्र के मैदान में, यहाँ पर कौन सी स्ट्रीम बहती है, जेट स्ट्रीम। तो यहाँ पर हाई प्रेशर होगा या लो प्रेशर होगा, हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर जेट स्ट्रीम आ चुकी है। अब जेट स्ट्रीम आ गई और यहाँ पर कौन सा प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर। अब हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है, फिर लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर आती है। मान लेते हैं यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है, तो हवा यहाँ से यहाँ जाएगी या फिर यहाँ से यहाँ जाएगी। अब एक बात बताओ, इसके पास कुछ है ही नहीं, तो क्या ये इसको कुछ देगा, नहीं देगा ना। तो अब यहाँ पर इसके पास कुछ है, तो ये इसी को कुछ देगा ना, तो यहाँ से ये अपना पार्ट कुछ इसको दे देगा। इसके पास तो है नहीं, तो ये कहाँ से देगा, ये लो प्रेशर है और ये वाला हाई प्रेशर है, इसके पास है, तो ये अपना पार्ट इसको दे देगा। तो यहाँ से हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या गई, हवा गई, हवा चली गई। तो यहाँ से हवाएं बह रही है। कभी भी जब भी बारिश होती है, बारिश कैसे होती है मान लेते हैं, यहाँ अब देखो, अब यहाँ पर है लो प्रेशर। हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, लो प्रेशर कैसे बनता है। मान लीजिए ये 0 डिग्री का अक्षांश है, विषुवत रेखा का पार्ट है, और यहाँ पर क्या चमकता है, सूर्य, यहाँ पर सन शाइन करता है, सूर्य शाइन करता है, सूर्य की किरणें यहाँ पर आती है, सूर्य की किरणें गर्म होती है और यहाँ पर इस जगह को गर्म करती है। तो इसके सरफेस पर पहले कुछ हवा होती है, जो हवा होती है वो सन की रेस के कारण क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और गर्म होकर वो हवा ऊपर उठने लग जाती है। तो यहाँ से जो हवा है वो ऊपर उठती है। अब यहाँ पर अब नीचे खाली होने लग गया, तो यहाँ पे लो प्रेशर बन गया। अब ये जो हवा है वो ऊपर जाती है, कहाँ तक जाती है, क्षोभ सीमा तक, ट्रोपोपॉज तक जाती है। ट्रोपोपॉज तक जाते जाते एक हवा जैसे ऊपर जा रही है, तो हमने ये पढ़ा था कि सरफेस से ऊपर जैसे जाते हैं तो तापमान में क्या होती है, कमी होती है। क्यों होती है वो हमने उस दिन पढ़ रखा था, ठीक है। तापमान में कमी होती है, तो तापमान में कमी होती है, तो ये हवा जो पहले यहाँ पे गर्म होकर ऊपर उठ रही थी, तो जैसे जैसे ऊपर जा रही है तो यहाँ पर तापमान में कमी होने के कारण ये हवा ठंडी होने लग जाती है, और ठंडी होकर यहाँ पर क्या करती है, बारिश करती है, बारिश करती है। तो यहाँ पर था हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं जा रही है, तो ये हवाएं बाद में यहाँ से ऊपर उठती है, तो यहाँ पर बादल बन के यहाँ पर क्या कर देंगी, बारिश कर देगी। ऐसे होता है। अब हाई प्रेशर भारत के ऊपर बना है, भारत के ऊपर बना हाई प्रेशर बना या फिर लो प्रेशर बना था, जेट स्ट्रीम के कारण, जेट स्ट्रीम के कारण भारत के ऊपर हाई प्रेशर बना था, ठीक है। तो लो प्रेशर कहीं और होगा, भारत के मैदानों में तो नहीं होगा। तो भारत के मैदानों में यहाँ पर हाई प्रेशर होने की वजह से यहाँ पर बारिश होगी या नहीं होगी, हाई प्रेशर होने के कारण। कैसे होगी, लो प्रेशर होगा तो होगी ना बारिश, क्योंकि यहाँ से हवाएं ऊपर उठकर यहाँ पर बादल बन रहे थे, यहाँ पर बादल बन के यहाँ पे बारिश हो रही थी, यहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी। तो ये वाला जो टाइम है, जो जेट स्ट्रीम जो बह रही थी, वो हमारे कहाँ, कब से कब तक बह रही थी, करेंगे एक बार करेंगे। इतना तो समझ में आ गया ना सबको। अब देखो ये वाला पार्ट हम कर रहे हैं, हम 15 मार्च से लेकर 31 मई तक की बात कर रहे हैं। अभी जो जेट स्ट्रीम थी, अभी जो जेट स्ट्रीम थी वो हम 15 मार्च से 31 मई तक की बात कर रहे थे, ठीक है। 15 मार्च से 31 मई तक की बात करें। अभी 15 मार्च से 31 मई तक उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम हिमालय के पर्वत से टकराती है। एक बार मैं बोल देता हूँ, ये जो टाइम है वो कौन सा, 15 मार्च से 31 मई, यहाँ तक की बात करें। इसको एक बार फटाफट बोल देते हैं। 15 मार्च से 31 मई तक भारत में
उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आती है, हिमालय के पर्वत से टकराती है और दो भागों में बंट जाती है। एक शाखा, इसकी जो दो ब्रांचेज वो हो जाती है, एक ब्रांच हिमालय के उत्तर में और एक ब्रांच हिमालय के दक्षिण में, यानी कि भारत के मैदानी क्षेत्र में आ जाती है, जिसकी वजह से भारत के मैदान में उच्च दाब यानी हाई प्रेशर बन जाता है और अन्य क्षेत्रों में लो प्रेशर बन जाता है। उच्च दाब होने के कारण भारत में यहाँ पर वर्षा कम होती है, यहाँ पर वर्षा कम होती है। लेकिन हमने ये देखा होगा कि 31 मई से पहले पहले हमारी थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, कई जगह पर होती है। तो वो जो बारिश होती है वो होती है स्थानीय पवनों के कारण। किस कारण होती है? स्थानीय पवनों के कारण, जिसकी वजह से हमने यहाँ तक कर लिया, तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर कम बारिश होती है। ये सब आपको नोट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसका मैं आपको एक PDF बना के आपको सेंड करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बारिश होती है वो होती है स्थानीय पवनों के कारण। जैसे कि सपोज कीजिए ये जो केरल का पार्ट है, यहाँ पे केरल है, कर्नाटक है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर जेट स्ट्रीम तो नहीं आई थी, लेकिन क्या हुआ था, सपोज कीजिए यहाँ पर 31 मार्च से 31 मई तक की बात कर रहे हैं हम, 15 मार्च से 31 मई तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस टाइम को लगभग सूर्य की किरणें यहाँ पर थोड़ी बहुत आने लग जाती है, तो ये वाला जो क्षेत्र है वो थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है, गर्म होने लग जाता है, साउथ वाला पार्ट, क्योंकि ये तो किसके पास है, भूमध्य रेखा के पास है, तो ये गर्म होता है। तो यहाँ से हवाएं क्या होती है, ऊपर उठती है, थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, स्थानीय पवनें यहाँ पे चलने लग जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश होती है। और इन स्थानीय पवनों को कुछ नाम दिया जाता है। और ये हमारे यहाँ पे मानसून कब आता है, 1 जून के बाद हमारे भारत में मानसून आता है। तो ये मानसून से पहले की घटना है, 15 मार्च से 31 मई तक की जो बात है, 15 मार्च से 31 मई, ये मानसून से पहले के आने की बात है। तो इस टाइम को जो हमारे भारत में जो वर्षा होती है उसका नाम है पूर्व मानसून वर्षा, प्री मानसून रेन, पूर्व मानसून वर्षा, क्योंकि मानसून के आने से पहले स्थानीय पवनों के कारण हमारे यहाँ पर बारिश हो रही है, तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, पूर्व मानसून वर्षा। अब थोड़ा सा एक बार नोट कर लो जो बोल रहा हूँ, हेडिंग डाल लो पूर्व मानसून वर्षा। क्या हेडिंग है, पूर्व मानसून वर्षा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, इंग्लिश में बोलेंगे प्री मानसून रेन, प्री मॉनसून रेन। कब से कब होती है, 15 मार्च से 31 मई तक। अब ये जो वर्षा होती है ना, ये हमारे अलग अलग जगह पर होती है, तो अलग अलग जगह पर इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि सपोज कीजिए अगर वर्षा कर्नाटक में हो रही है, अगर वर्षा कर्नाटक या फिर केरल में हो रही है, तो वहाँ पर इसको नाम दिया जाता है आम्र वर्षा, आम्र वर्षा यानी कि आम की वर्षा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैंगो शोवर। क्या बोलते हैं, मैंगो शोवर। एसिड रेन अलग होती है भाई, वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण होती है, एसिडिफिकेशन होने लगता है, वहाँ पर बिल्डिंग वगैरह ख़राब होने लग जाती है। वो हमारे जब क्लाइमेट में प्रदूषण हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस वगैरह वो मिल जाते हैं ना, तो उनके मिलने से बारिश की बूंदें आती है और वो आपस में केमिकल रिएक्शन के थ्रू वहाँ पर एसिड बन जाता है, वो अलग चीज़ है। मैंगो शोवर, इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ पर बारिश में पानी की बूंदों की जगह आम बरस रहे हैं, वो नहीं होते। यहाँ पर क्या होता है, ये जो बारिश होती है वो आम के फलों के लिए अच्छी मानी जाती है। इस वजह से कर्नाटक और केरल के इस क्षेत्र में इस वर्षा को क्या नाम दिया गया, मैंगो शोवर, आम्र वर्षा। कहाँ होती है ये, कर्नाटक और केरल में। तो कर्नाटक और केरल में कौन सी वर्षा होती है, आम्र वर्षा। ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि आम्र वर्षा किस क्षेत्र में होती है, कर्नाटक और केरल में। उसी तरह एक होती है फूलों की वर्षा, फ्लावर शावर, ठीक है, कहाँ होगी, ये भी लगभग केरल में।
इसका दूसरा नाम भी है, या चेरी ब्लॉसम। एक बार लिख रहे हैं ना, अभी पूरा कहाँ हुआ, लिखो एक बार, चेरी ब्लॉसम। फूलों की वर्षा का दूसरा नाम क्या है? चेरी ब्लॉसम। एक होती है काल बैशाखी। काल बैशाखी, जो काल बैशाखी है ये अलग अलग जगह पर होती है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में भी होती है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में होती है, असम में होती है, इन जगह पर होती है। काल बैशाखी, इसको अलग अलग नामों पर जाना जाता है। काल बैशाखी है ये कहाँ कहाँ पर होती है? ये होती है बिहार में, बिहार में, उड़ीसा में, इन क्षेत्रों में भी होती है। देखो काल बैशाखी जो है इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये सब है क्या? ये लोकल वर्षा होती है। किसकी वजह से होती है? स्थानीय पवनों के कारण ये वर्षा होती है। अगर काल बैशाखी देखो, अगर काल बैशाखी के बारे में अगर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, कैसे कैसे, सारा का सारा ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन में आ रखा है बिहार, झारखंड, उड़ीसा और तमिलनाडु, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, तब आप किसके ऊपर जाओगे? पश्चिम बंगाल के ऊपर, क्योंकि ये जो काल बैशाखी नाम है ये मोस्टली पश्चिम बंगाल में ही पड़ा था। उसके बाद में ये यहाँ पर आसपास वाले राज्यों में भी नाम जाने लगा, जैसे कि उड़ीसा और झारखंड में भी। तो सबसे पहले ये जो कहाँ पे होती है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल, फिर उड़ीसा, बिहार, 3 काफ़ी है। तो काल बैशाखी कहाँ पे होती है? वेस्ट बंगाल और उड़ीसा वाले क्षेत्र में। एक होती है बारडोली छीड़ा, बारदोली छीड़ा, इंग्लिश में बारडोशीला बोलते हैं। ये कहाँ पे होती है? ये होती है असम में। कहाँ होती है? असम में। इतनी चीज़ें सबको समझ में आई? ये हमने कौन सा किया? पूर्व मानसून वर्षा, मानसून से पहले की वर्षा। एक होती है नार्वेस्टर, नार्वेस्टर। नार्वेस्टर वर्षा कहाँ पे होती है? ये होती है छोटा नागपुर का जो पठार पड़ा था, ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में और उड़ीसा में। छोटा नागपुर और उड़ीसा में कौन सी वर्षा होती है? नार्वेस्टर वर्षा। चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम फूलों वाली वर्षा ना, फ्लावर शावर, उसी का ही दूसरा नाम चेरी ब्लॉसम है। और वो कहाँ पर होती है? किसको? नार्वेस्टर को नार्वेस्टर लिखेंगे। नॉर्वेस्ट। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। वैसे उड़ीसा एक छोटा सा पार्ट थोड़े ना। अब देखो 15 मार्च से 31 मई तक की बात होगी। 31 मई के बारे में कौन सा महीना आता है? जून का। तो अब हम चलते हैं जून में। तो 1 जून से 15 सितंबर तक की बात करते हैं। और इसी को हमने क्या नाम दिया था? दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून।
चलो आगे करते हैं। अब पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। इधर देखो एक बार सारे, एक जून से 15 सितंबर की बात चल रही है। इस टाइम सूर्य कहाँ पे होगा? विषुवत रेखा पे, कर्क रेखा पे, या फिर मकर रेखा पे, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा। सूर्य की 3 स्थितियां होती है। जीरो डिग्री, ये कौन सा? इक्वेटर, 21 जून। और यहाँ पर ये कौन सा पार्ट है? 23.5 डिग्री। और इसी को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है नॉर्थ में। और यहाँ पर है 23.5 डिग्री साउथ, और इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जब सूर्य 0 डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे होता है, यानी कि इसका मतलब कहाँ पे है? वो इक्वेटर के ऊपर है। जब सूर्य 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि कहाँ पर है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये यहाँ पर कब आता है? 21 जून को। यहाँ पर होता है मार्च में। कहाँ पे? मार्च में। कहाँ पे होता है? इक्वेटर के ऊपर। मार्च से ये ऊपर जाने लगता है। मार्च के बाद में क्या था? अप्रैल, मई और जून। जून में यहाँ पर पहुँचता है। जून के बाद में जुलाई में वापस, अगस्त और सितंबर में वापस कहाँ पे आता है? इक्वेटर के ऊपर आता है। यानी इक्वेटर के ऊपर सूर्य जो है वो 2 बार आता है। उसके बाद में सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के ऊपर कहाँ पे पहुँचता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। वापस मार्च में यहाँ पे आ जाता है। ऐसे करके सूर्य चलता रहता है पूरे साल भर, ठीक है। जब सूर्य यहाँ पर आता है तो हमने जो पेटियाँ पढ़ी थी, 7 पेटियाँ पढ़ी थी हमने। कब पढ़ाई? तापीय पेटी और गतिजन्य पेटी। किसी को याद आ रहा है कुछ? स्टार्टिंग के क्लास ये वाला चैप्टर कर रहे थे क्या? हवाएं गर्म होकर ऊपर जाती है, फिर ऐसे करके फैलती है। उसी दिन पढ़ाई थी। सही से नोट्स चेक करो, वहाँ पर आपको दे रखा होगा कि जब सूर्य गर्मियों में उत्तर की ओर विस्थापित होता है। सूर्य गर्मियों में उत्तर की ओर, ये नॉर्थ वाली साइड है, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा है? ये वाली साउथ वाली साइड है, ठीक है। अब देखो, जब 21 जून में हमारी क्या होती है? गर्मी क्यों होती है? क्योंकि सूर्य इस टाइम को कहाँ चला जाता है? नॉर्थ वाली साइड में। तो इसी को बोलते हैं सूर्य उत्तरायण की साइड में, उत्तर की ओर जा रहा है। जब सूर्य इस साइड में जाता है तब क्या बोलते हैं? सूर्य दक्षिण की ओर जा रहा है। जब सूर्य इधर जाता है तो यहाँ पर हीट भी इसी के साथ साथ ऊपर की ओर जाती है। जब हमने हिमालय की जो जेट स्ट्रीम पढ़ी थी, हिमालय की जब जेट स्ट्रीम पढ़ी थी तो इस साइड में हमारी 2 शाखाएं थी, 2 शाखाएं बढ़ गई थी। एक इधर जा रही थी और एक इधर जा रही थी, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन रहा था? हाई प्रेशर बन रहा था। और यहाँ पर 0 डिग्री पे क्या था? सूर्य था। अब जून का महीना आ गया तो जून के महीने में यहाँ से भारत के बीच से कर्क रेखा जाती है 23.5 डिग्री पे। यहाँ पर सूर्य आ जाएगा। यहाँ पर सूर्य आ गया तो यहाँ पर जो हवाएं थी इसको वो गर्म करेगा, इसको गर्म करेगा। तो यानी कि जो जैसे ही सूर्य आया ऊपर तो ये जो जेट स्ट्रीम है वो भी ऊपर चली जाएगी और यहाँ से हाई प्रेशर गायब हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? लो प्रेशर। यहाँ पर क्या बन गया? लो प्रेशर। कहाँ पे बना है ये? गंगा के मैदान में। कौन सा प्रेशर बना है? लो प्रेशर। अब जैसे ही लो प्रेशर बनता है तो यहाँ पर तिब्बत का पठार है ऊपर। तिब्बत का पठार जो है एकदम बहुत भयंकर गर्म हो जाता है क्योंकि वो ऊंचाई के ऊपर है। ऊंचाई के ऊपर होने की वजह से सूर्य की किरणें सीधे आती है और वो वहाँ से तप कर और ज़्यादा गर्म होता है। तो गर्म होकर तिब्बत के पठार के ऊपर से, ये तिब्बत का पठार है, तिब्बत के ऊपरी जो वायुमंडल है, ऊपरी वायुमंडल में एक जेट स्ट्रीम बन जाती है जिसका नाम है पूर्वा जेट स्ट्रीम। पूर्वा जेट स्ट्रीम। और यहाँ पर ये है 0 डिग्री, ठीक है।
गर्मियों में सूर्य के उत्तरायण होने के कारण जो उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम है वो हिमालय के उत्तर में बहने लगती है पूर्ण रूप से, ठीक है। और गंगा के मैदान में हाई प्रेशर बन जाता है, लो प्रेशर बन जाता है गर्म होने की वजह से। जब लो प्रेशर बन जाता है तो तिब्बत का पठार गर्म होकर ऊपर क्या बना देते हैं, पूर्वा जेट स्ट्रीम। और ये पूर्वा जेट स्ट्रीम ऐसे करके यहाँ पर उतरती है मेडागास्कर के पास, और यहाँ से बहती है हमारी व्यापारिक पवने। क्या बहती है, व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने बहती है। तो यहाँ पर हवा और उतर गई, तो इसका मतलब ये व्यापारिक पवने हैं वो और ज़्यादा बहेगी, क्योंकि यहाँ से जो हवाएं आई थी वो कहाँ पर उतर रही है, यहाँ पर क्या बना रही है, हाई प्रेशर बना दिया। तो यहाँ की जो व्यापारिक पवने हैं वो और ज़्यादा क्या बनने लग जाएगी, तेज़ बहने लग जाएगी, और तेज़ बहेगी ये हवाएं। तो जैसे ये हवाएं 0 डिग्री को पार करेगी, 0 डिग्री को पार करेगी, तो यहाँ पर एक फोर्स लगता है जो हमने बात की थी, कोरियोलिस फोर्स, बात की थी ना, क्या नाम था, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स की क्या बात थी, एक तो ये नॉर्थ में और एक साउथ में। नॉर्थ में कहाँ पे, किस साइड में, और साउथ में किस साइड में, भूल गए ना सारा, पहले बोला था ये रिवाइज करके आना चैप्टर। चलो ये अगले वाली क्लास में हम देखेंगे, वापस यहाँ से एक बार छोड़ देते हैं, क्योंकि वो समझे बिना ये वाली चीज़ समझ में नहीं आएगी, ठीक है। एक बार कल वापस कोरियोलिस फोर्स को सही से पढ़ के आना, थोड़ी हम बात और कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी का बाद में देखते हैं। थोड़ी देर में आपकी वो स्टार्ट क्लास और होगी हिस्ट्री की।